हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो जो कि क्लास 12th करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट फर्स्ट। मैक्सिमम ये सिर्फ 2 पार्ट्स में रहेगी। आपका पूरा लेक्चर एक एक टॉपिक कराऊंगा आपको कवर, जो भी थ्योरी है, डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत कुछ कराऊंगा चैप्टर के अंदर। तो आपको जो वीडियो अच्छे से देखनी है और अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करनी है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी आपने उसे बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। ऐसी वीडियो देखिए और आपको पसंद आती है और कंटेंट अच्छा लगता है तो आप जो है शेयर भी करिए, ठीक है। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि हमें जानना होगा कि व्हाट इज़ करंट। जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे क्लास 10th में थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें आप पढ़ के आए होते हो, ये सब चीज़ें आपको पता है। वैसे तो मैक्सिमम स्कूल्स में ये सब चैप्टर्स हो चुके होंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी अच्छे से समझ में नहीं आया तो मैं एक एक टॉपिक आपको क्लियर करके बताऊंगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ा होगा। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, यानी I = Q/T आपने पढ़ा है। चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द करंट। डेफिनेशन आपको पता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि किसी भी एक मतलब कोई भी एक कंडक्टर लीजिए, उसमें से छोटा सा एरिया कट करिए तो उसमें से कितना करंट चार्ज जो है फ्लो हो रहा है, तो उसको फिर हम इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर चार्ज Q पास करता है, जैसे मैंने बताया अभी, चार्ज Q जो है पास करता है किसी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन टाइम t, तो इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करेंगे I = Q/T। ये चीज़ आपको पता है, I = Q/T होता है और Q = NE होता है, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। मैंने भी बताया Q = NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने देखा है। फिर Q की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने पुट कर दी है, बहुत आसान है समझने में। देखिए आगे देखते हैं। I = Q/T तो हमें पता चल गया। अगर हम लेते हैं कि स्मॉलेस्ट चार्ज, यानी छोटे से छोटा चार्ज लें और वो कम से कम टाइम में उस कंडक्टर से पास हो जाए, तो उसे हम चार्ज का नाम दे देंगे। मतलब छोटे से छोटी वैल्यू जो करंट की होगी वो चीज़ इसकी हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। वैसे इन सब चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में ज़रूरत होगी तो देखेंगे। dq = I/dt, I इधर चला, dt उधर चला गया I के पास, तो मल्टीप्लिकेशन में है। एक तरीके से चार्ज की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं थ्रू द इंटीग्रेशन। कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट होगा तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको ये एक्सप्रेशन जो अच्छे से देख लीजिए। Q = टाइम इंटरवल जो 0 से t है, इंटीग्रेशन का साइन है, I.dt, ठीक है। ज़्यादा नहीं समझना, सिर्फ इस जो अभी तक पढ़ा है वो I = Q/T पे ही डिपेंडेंट है। इसके बाद जो अगली चीज़ आती है, ऐसा यूनिट क्या होता है आपको पता है, एम्पियर। अगर चार्ज 1 कूलम का लेते हैं और टाइम 1 सेकेंड का लेते हैं तो करंट की यूनिट 1 एम्पियर निकल के आती है। देखिए फिर आता है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो क्वेश्चन कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे तो सबको लगता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है और कुछ ना कुछ इसका डायरेक्शन भी आपने देखा ही होगा, लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी कहलाती है, क्योंकि करंट जो है लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा है, इसको फॉलो नहीं करती है। सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन को फॉलो करती है, ये लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती है। और जो चीज़ इस लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करेगी वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी, जो फॉलो करेगी वो आपको पता ही है वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी जो है वेक्टर अलजेब्रा से ही रिलेटेड है। तो ये चीज़ क्लियर है आपको। स्केलर क्वांटिटी क्यू है। सपोज़ यहाँ से करंट फ्लो होता है 2 एम्पियर का और फिर इस तरीके से यहाँ से पास होता है, तो अलग अलग डिवाइड भी हो सकता है। अगर हम देख सकते हैं इसमें 1 एम्पियर का इधर 1 एम्पियर का जाएगा और इधर से आएगी, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जांपल और अच्छे से समझ सकते हैं। सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसमें कि इधर से एक करंट है और ऐसे है। हम समझ के आ रहे हैं इसमें कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी क्यू है और वेक्टर नहीं हो सकती है। कैसे? सपोज़ यहाँ से 3 एम्पियर का करंट फ्लो होता है और इधर से 5 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो 3 एम्पियर का है और इधर से 5 एम्पियर, तो टोटल ये 8 एम्पियर का करंट आएगा, क्योंकि ये सिंपल जो है एडिशन को फॉलो करती है, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आपको पता है कन्वेंशनल करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का करंट, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। देन हम देखते हैं कि करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी किस तरीके से डिफाइन की जाएगी। इट इज़ डिफाइंड एज द करंट पासिंग नॉर्मली फ्रॉम यूनिट सरफेस एरिया, यानी
किसी भी एक एरिया में से कितना करंट पास हो रहा है उसको हम करंट डेंसिटी कह देंगे। डेंसिटी क्या होता है? जब किसी भी चीज़ की मात्रा जो है एक जगह इकट्ठी होती है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ करंट की इकट्ठी हो रही है, वो भी क्योंकि एक एरिया के अंदर। सपोज़ मैं एरिया कोई एक सर्कुलर पोर्शन लेता हूँ, तो इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट जो एक्यूमुलेट हो रहा है, उसी को हम जो है करंट डेंसिटी का नाम देंगे, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशंस देख ली हमने, समझ भी लिया। अब थोड़ा इसकी टेक्निकल यानी फॉर्मूलेस को देखते हैं। सपोज J इक्वल टू आई अपॉन ए होता है। J को रिप्रेजेंट करते हैं, J जो है रिप्रेजेंट होता है करंट डेंसिटी से, यानी कि करंट पर यूनिट एरिया इज़ नोन एज द करंट डेंसिटी, ठीक है। नाउ अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था फर्स्ट वाले में कि लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन है लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। नाउ अब J इक्वल टू आई अपॉन ए हो गया, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है J इक्वल टू आई अपॉन ए। तो आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए इधर चला गया तो J डॉट ए यानी डॉट प्रोडक्ट आ गया इसका। फिर इसके बाद यहाँ थोड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें क्या है कि J डॉट ए क्या डॉट प्रोडक्ट है। जब इस डॉट प्रोडक्ट को हटाया जाए तो कॉस थीटा आता है। कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू इन्होंने फ़िलहाल 0 ली है। अगर 90 डिग्री लेंगे तो क्या हो जाएगा करंट, ऑफ कोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा है, ठीक है। अब जे ए से तो अभी कोई मतलब नहीं। कॉस थीटा में देखो, थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री होगी तो हमें कुछ ना कुछ करंट मिलेगा। और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, हमें पता है कि कॉस 90 0 होता है, तो करंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में पूछा जा सकता है, आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है, ठीक है। इसमें फिर वही एक्सप्रेशन दिया है कि J इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ करंट है, जो स्मॉलेस्ट एरिया से पास हो रही है, डी आई इक्वल टू जे डॉट डी ए। और फिर इंटीग्रेशन लगा के इन दोनों तरफ, जैसे यहाँ डी आई दिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया। एक मिनट वेट करिए, इस तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन। उसके बाद फिर ये वाला एक्सप्रेशन आया, डी आई का तो इंटीग्रेशन आई हो गया और जे डॉट डी ए हो गया, ठीक है। करंट डेंसिटी इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, यानी अंदर कंडक्टर के अंदर देखा जा रहा है कि कितना एरिया में बहुत सारा करंट जो है या फिर थोड़ा भी करंट है कहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है। एक्यूमुलेट वर्ड भी बोल सकते हैं, या फिर जहाँ से बहुत ज़्यादा पास हुआ है करंट उस एरिया से, तो उसे करंट डेंसिटी का नाम दे दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी, उम्मीद करता हूँ। अब हम थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग पे चलते हैं। ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज़रूरी है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी। ओम्स लॉ क्या रिलेशनशिप क्या देता है वोल्टेज और करंट के बीच में, मतलब वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ये बहुत अच्छे से डेफिनेशन दी हुई है, स्टेटमेंट रट लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या जैसे भी आप लिख सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, बट फिजिकल क्वांटिटी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन मस्ट रिमेन कांस्टेंट। इन सब क्वांटिटीज़ को कांस्टेंट रखा जाएगा, जब भी ये चीज़ पॉसिबल है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। अगर ये सब क्वांटिटीज़ जो है थोड़ा बहुत चेंज होती है, इनमें डिफरेंस आता है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा, मतलब ये जो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, थोड़ा बहुत वैल्यूज़ चेंजेस आएंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इन्होंने एक जो हमने डायग्राम लिया हुआ है अच्छी तरीके से, एम्पियर भी, वोल्टेज भी, रियोस्टेट सब कुछ लगाया हुआ है, ताकि हम अच्छे से डिफ़ाइन कर सकें। जब आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आता है कि किस तरीके से वोल्टेज वेरी करता है, उसी के हिसाब से करंट भी वेरी करता हुआ चलता है। देखिए 2 एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे। देखिए तो जब 5 वोल्ट का वोल्टेज है तो 2 एम्पियर करंट फ्लो कराया हमने, 10 पे हमने 4 एम्पियर का, और 15 पे 6 एम्पियर का। तो इसमें आपको चेंजेस देख रहे होंगे कि चीज़ें जो है इधर 5 का टेबल 5 2 जा 10, 3 जा 15, मतलब गैप इस तरीके से आ रहा है। फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट पे 1 एम्पियर है, 10 वोल्ट पे 2 है, और ये 3 है। इसमें कोई वेरिएशन नहीं दिख रहा होगा आपको बी में, तो इससे हमें पता क्या चलेगा। अभी एक चीज़ बताता हूँ मैं। देखिए एग्जांपल ए में क्या है, हाई करंट फ्लो हो रहा है, ऑफ कोर्स दिख रहा है आपको 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर कंपेयर टू बी। इससे पता ये चल रहा है कि रेसिस्टेंस यहाँ पे लो होगा। ये चीज़ तो क्लियर है। देखिए कैसे, अभी बताता हूँ। ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई इक्वल टू वी अपॉन आर है, या फिर वी इक्वल टू आई आर भी बोल सकते हैं, ठीक है।
और R इक्वल टू V अपॉन आई भी होगा। अगर जहाँ करंट की वैल्यूज़ बड़ी होंगी इट मीन्स रेसिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस और करंट तो एक दूसरे के इन्वर्स है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा और दूसरा बढ़ेगा तो नीचे वाला घटेगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इसमें ये डायग्राम इतना जो टेबल बनाई है ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि इस तरीके से अगर करंट जो है बढ़ता है तो रेसिस्टेंस कम होगा, रेसिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम होगा। ज़रूर चीज़ यहाँ पे एक लिखी है कि इंपॉर्टेंट, इन्वर्स ऑफ रेसिस्टेंस कंडक्टेंस कहलाता है, रेसिस्टिविटी का इन्वर्स कंडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है वी आई करेक्टरिस्टिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आगे न्यूमेरिकल भी मिलेगा आपको। देखिए कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है वी आई करेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज और करंट को लेके, वोल्ट को हमने वाई एक्सिस पे लिया है और करंट को एक्स एक्सिस पे। फिर एक लीनियरली एक जो है ड्रॉ करी है ग्राफ, जिससे ग्राफ ऑफ कोर्स लीनियर आएगा क्योंकि हम v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ले रहे हैं। तो इसमें थीटा की वैल्यू कैसे है, देखिए टेन थीटा इक्वल टू वी अपॉन आई विच इज़ इक्वल टू आर होता है। ठीक है, इस चीज़ का यूज़ कहाँ होगा मैं बताता हूँ आपको। यहाँ ये चीज़ समझिए, टेन थीटा इक्वल टू वी अपॉन आई, वोल्टेज पर यूनिट करंट जो कि रेसिस्टेंस है। इसके बाद देखते हैं जब आई और वी में करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उल्टा कर दिया, मतलब अब की बार करंट को जो है कहाँ ले गए, वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे आ गया वोल्ट। तो इससे हमारा जो टेन थीटा है, टेन थीटा यही तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपने पढ़ा होगा। जो 12 उसके मैथ के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको भी पता होगा ये चीज़, तो खैर 10th में तो पढ़ी है उन्होंने। पी अपॉन बी होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कैसे देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर लाइन यानी ये वी है, सॉरी माफ़ करना आई है और ये वी है, तो आई अपॉन वी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आई अपॉन वी, ये जो है इस तरीके से आया। तो आई अपॉन वी तो 1/r होता है और 1/r क्या होता है, जी क्या है, कंडक्टेंस। तो इससे क्वेश्चन जो निकल के आता है इंपॉर्टेंट वो ये है, यहाँ पर समझिएगा इसे ध्यान से कि हमें जो ग्राफ दे रखा है, दो मटेरियल्स हैं ए और बी, इसमें हमें पहचानना है कि विच हैव मोर रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है, आपको ये चीज़ बतानी है। देखिए इससे क्या पता चलता है, हमारे पास और कोई डेटा तो है नहीं, ना तो करंट दे रखा है ढंग से, ना वोल्ट दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, तो कैसे बताओगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं दे रखा है जो कि वोल्टेज ही है। तो इसमें हम थीटा से पहचानेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें दो थीटा है, एक थीटा जो इधर जो दिया हुआ है वो बड़ा है छोटे वाले थीटे से। ठीक है, आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा, ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये एक्सप्रेशन जो मैंने अभी लिखा था कि कैप जो बड़ा वाला थीटा है वो बड़ा ही है, ऑफ कोर्स जो हमने मतलब जिस थीटा पर जो डैश नहीं है, ठीक है, वो बड़ा है। इससे क्या पता चलेगा कि रेसिस्टेंस ऑफ बी इज़ मोर, जो बी का जो रेसिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें एंगल छोटा है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, अगर आपका टेन थीटा छोटा है, कम वैल्यू है, तो इट मीन्स उसका रेसिस्टेंस हाई होगा, ये चीज़ ज़रूर याद रखना। ठीक है, अगर इसमें थीटा बड़ा है तो इसका रेसिस्टेंस कम होगा, दैट इज़ वाई रेसिस्टेंस ऑफ बी इज़ मोर और कंडक्टेंस ऑफ बी इज़ लेस। रेसिस्टेंस तो बी का ज़्यादा है लेकिन कंडक्टेंस बिल्कुल उल्टा होता है रेसिस्टेंस के लिए, इसलिए वो कम है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस हमें वैसे आपको पता है R इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, डेफिनेशन कोई बना सकते हैं वोल्टेज पर यूनिट करंट। लेकिन एक तरीके से रेसिस्टेंस क्या होता है कि करंट के रास्ते को रोकता है, यानी उसके फ्लो ऑफ करंट को जो अपोज करता है वही रेसिस्टेंस है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की, यानी मटेरियल तो कंडक्टिंग चाहिए ही, ड्यू टू विच इट अपोजेज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जो कि करंट के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है, मैं बता चुका हूँ। R इक्वल टू वी अपॉन आई। कॉज ऑफ रेसिस्टेंस क्या है, देखिए व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन अ कंडक्टर। देखिए कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा मौजूद होते हैं, लेकिन वो उस वक्त जो है मूविंग अवस्था में नहीं होते, मतलब मूव नहीं कर रहे होते। जैसे इनको एनर्जी दी जाती है ना कहीं से, बैटरी के द्वारा या सेल जो भी आप लगा सकते हो, जब इनमें मूवमेंट होता है और जब इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होना शुरू होता है, ठीक है,
तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही मौजूद होंगे, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स में ताकत कौन देगा, जब अलग से हम बैटरी लगाएंगे, फिर ये कंडक्टर जो है कंडक्टिंग बनेगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि कोई भी लोहे की छड़ ले लेते हैं, आयरन रॉड ले लेते हैं, आयरन रॉड को आप सिंपल से पकड़ो, कोई करंट नहीं आएगा। आप अगर उसमें बैटरी लगा दोगे अच्छी खासी बड़ी सी, जब पकड़ के देखना तो अलग ही मज़ा है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, वैसे आपको पता होगी, नहीं पता थी तो अब सुन ली। when an electron flows in a conductor from low potential to high potential, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इस मोशन के दौरान इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे। ऑफकोर्स अब आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड्स विद ईच अदर, एक दूसरे से साथ कोलाइड करेंगे, विद ईच अदर विद अदर पॉजिटिव आयन, ड्यू टू दिस एन अपोजिशन इज क्रिएटेड, आपस में टकराएंगे तो करंट के फ्लो में जो है रुकावट होगी, क्योंकि वो टकरा रहे हैं, उनकी एनर्जी करंट को रोकेगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो इससे होगा क्या कि जब आपस में इलेक्ट्रॉन्स जो टकराएंगे तो अपोजिशन होगा, और एक दूसरे का मतलब अपोजिशन यानी फ्लो ऑफ करंट रुकेगा, और इसी तरीके से रेसिस्टेंस की जन्म होता है, या रेसिस्टेंस को हमने नाम दिया अलग से कि किस तरीके से उसने करंट के फ्लो को रोका। ठीक है, जैसे यहाँ दे रखा है कुछ अच्छा सा एग्जांपल है ये। इसमें है क्या आखिर कि एल्यूमिनियम दे रखा है उन्होंने, रेसिस्टेंस उन्होंने हाई ले रखा है, और फिर ड्राई ह्यूमन बॉडी, हमारी सूखी हुई जो बॉडी होती है, मतलब गीली नहीं है, तो वोल्टेज 220 वोल्ट दे दिया और रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोल दिया। यहाँ आई है, ये आई इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर है, वोल्टेज हमने ये मान लिया, और रेसिस्टेंस क्या दे रखा था 10⁵, क्योंकि हमारी बॉडी जो सूखी हुई है, वही सूखी हुई बॉडी में कम करंट लगेगा एज़ कम्पेयर टू वेट बॉडी। ठीक है, तो डेंजर तो है लेकिन इतना नहीं है, बच जाएंगे। आगे देखते हैं, अगर ह्यूमन बॉडी वेट हो जाए तो उसका कितना हो गया, अगर ह्यूमन बॉडी जो है वेट हो जाए तो ऑफकोर्स रेसिस्टेंस कम होगा। भाई ड्राई ह्यूमन बॉडी में तो रेसिस्टेंस ज़्यादा ही तो होगा, 10⁵। समझ में आ रहा है ये चीज़। अब वेट ह्यूमन बॉडी में रेसिस्टेंस कम हो गया, वोल्टेज अभी भी वही है, 146 मिली एम्पियर करंट लगेगा, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजर होगा। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, सिलेबस के लिए, है ना, इन्हें अच्छे से समझना। वैसे तो इस चैप्टर में आपको सबको पता है 4-5 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि इसी वीडियो में कराऊंगा, फिर करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, करंट डेंसिटी में क्या है, वो सब इसी वीडियो में होगा। और नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, मीटर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है, किरचॉफ लॉ है, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट सब दुनिया जानती है, रेसिस्टेंस की ओम होती है, आप भी जानते होंगे। वोल्ट पर यूनिट एम्पियर तो ओम से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उनको जल्दी जल्दी कवर करा देता हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग दी रेसिस्टेंस, अब आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, है ना। इसी से ही सारे डिपेंडेंट है कि रेसिस्टेंस जो रेसिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप समझ सकते हो आसानी से। कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ होगी तो आप लेकिन फॉर्मूला ज़रूर रट लेना। ठीक है, अब रेसिस्टिविटी आप एक टर्म अलग से आता है, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हो, ए को उधर ले जाओ तो रेसिस्टिविटी R इक्वल टू रो इक्वल टू रो से डिनोट करते हैं रेसिस्टिविटी को। ठीक है, बोलेंगे कैसे, ये जो यहाँ दे रखा है ना ये चीज़, ये रो है, RHO, रो बोलते हैं इसे, वैसे इसे ऐसे डिनोट करते हैं, या फिर जैसे आप डिनोट करना चाहें, RA अपॉन L। ठीक है, रेसिस्टिविटी के लिए, रेसिस्टिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल and it does not depends on the dimension, while resistance is the property of the conductor, it depends upon the dimension। ये चीज़ समझना कि रेसिस्टिविटी क्या है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन हमारा जो कंडक्टर है, जो रेसिस्टेंस है, वो किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशन, और ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है रेसिस्टिविटी, ये चीज़ याद रखना इसको। इसके बाद है कंडीशंस क्या है, अगर लेंथ हम 1 मीटर ले लें, एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। ये चीज़ समझ में आ रहा है। R इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, लेंथ भी 1 मीटर ले लिया, एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, तो R और रो तो एक दूसरे के इक्वल हो गए, है ना। ये चीज़ करके बताई हुई है, ओम मीटर से निकाल सकते हैं इसे। अब कंडक्टर रेसिस्टेंस पढ़ा तो कंडक्टेंस भी देखेंगे, जो कंडक्टेंस है वो एकदम इन्वर्स होता है रेसिस्टेंस के। ठीक है,
तो इसकी यूनिट्स क्या होती है, ओम इन्वर्स हो सकता है, महो भी बोलते हैं MHO, या फिर उल्टा बना दो, ये रेसिस्टेंस के लिए है तो ये किसके लिए हो जाएगा, थोड़ा अलग सा है ये कंडक्टेंस के लिए हो जाएगा, साइमन भी बोलते हैं इसे। एक एक मार्क्स में क्वेश्चन ये सब पूछे जा सकते हैं। अब रेसिस्टिविटी का इन्वर्स क्या होता है, कंडक्टिविटी कैसे डिनोट करते हैं इसे, इस तरीके से ये, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप जान सकते हो। अगर रेसिस्टिविटी यूनिट फाइंड कर ली तो उसका उल्टा कर दोगे तो किसकी आ जाएगी, कंडक्टिविटी की। बिल्कुल सही बात है। ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या हुआ, देखो रेसिस्टिविटी की ओम मीटर है, ठीक है, ओम मीटर। उसके बाद इसका उल्टा कर दो, ओम का उल्टा यानी ओम इन्वर्स ले आइए, फिर मीटर में एम इन्वर्स ले आए। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आखिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, किस तरीके से, क्यों पढ़ते हैं आखिर हम, अच्छे से समझना इस चीज़ को। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी, यानी यहाँ इसका मतलब है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी वेलोसिटी भी ज़रूर होगी। अब उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी, एवरेज का सब जानते हैं कि सारे नंबर, सारे सिंपल भाषा में देखें मैथ्स की में तो सारे नंबर्स को ऐड करो और फिर कितने नंबर्स थे उसे डिवाइड कर दो, तो ये सब एवरेज होता है। लेकिन इसमें हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड। कैसे हो जाते हैं, गेट ड्रिफ्टेड, यानी वो मूव करने लगते हैं, ड्रिफ्ट हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से आपने गाड़ी या बाइक ड्रिफ्ट की होगी ना, उसी तरीके से। गेट ड्रिफ्टेड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस फील्ड में, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रॉन्स जो है ड्रिफ्ट करने लगते हैं। तो जब वो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं तो उसकी वेलोसिटीज़ को हमें ढूंढना है, उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम दे दिया, ठीक है। ये तो बात हो गई सिंपल डेफिनेशन की। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम बहुत आसान है कि दो इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराएंगे तो कितने समय में टकराएं, कब कब इन्होंने कितना टाइम लिया, तो उसी को उन्होंने रिलैक्सेशन टाइम का नाम दे दिया, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला जो आता है रिलैक्सेशन टाइम का, वैसे अभी जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे याद रखना, इसे डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला देख लो, अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मीन फ्री पाथ अपॉन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS, ये आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जब और चैप्टर आएंगे जो उसमें पढ़ाऊंगा अच्छे से, लेकिन अभी इसमें ज़रूरत नहीं है। रिलैक्सेशन टाइम बस इतना ही जान लो, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन इज़ नोन एज द रिलैक्सेशन टाइम। एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से समझना, बहुत आसान भी है। देखो हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। अब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा और यहाँ पे पहुँचेगा और फिर टकराएगा, तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था तो यहाँ पे तो रुका ही हुआ था शुरू में, तो ये तो U तो जीरो ही होती है, जो इनिशियल वेलोसिटी वो तो जीरो मान लिया। फाइनल का हमें पता नहीं, फाइनल निकालनी है हमें, ठीक है। देखो हम जानते हैं कि एक F=m में होता है, ये चीज़ तो सब जानते हैं बाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें से A=F/n यहाँ से निकाल लिया इन्होंने, ठीक है। फिर हम ये भी पढ़ के आए E=F/q होता है पिछले चैप्टरों में, E=F/q है ना। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ ध्यान रहे ये चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ε0 जैसा लग रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे ज़रूर याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब इसके बाद क्या किया है कि यहाँ पे देखिए A=F/m। अब F की वैल्यू यहाँ से QE पुट कर दी है, तो QE/m होगा A की वैल्यू। क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव ले लिया, -E। तो एक तरीके से A= हमारे पास क्या बना, -E आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन है और m बन गया, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, V=U+AT। सारी पढ़ी होंगी आपने, रिवाइज करवा देता हूँ। V=U+AT होता है, बोल ही देता हूँ। और फिर दूसरा होता है S=UT + ½ AT², और तीसरा क्या होता है V² - U² = 2AS, ठीक है। अब यहाँ से हमें VD है, फाइनल वेलोसिटी ही हमारी VD है, U+AT। U की वैल्यू तो मैंने जीरो है, इनिशियल है। A और T में पुट करना है हमें। A और T में देखो क्या क्या पुट किया इन्होंने। A की वैल्यू पुट कर दी है ऊपर से जो अभी आई थी ना, A=-e फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन m, ये वाला जो फॉर्मूला ये पुट कर दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आया, T को टाउ मान लिया, टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम। तो एक तरीके से हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन याद आ गया। इसे रट लो अच्छे से, भूलना मत इसे। न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेशंस में बहुत जगह यूज़ होता है। VD = 2 E हैं, एक छोटा ही एक बड़ा ही, ऐसे सिंपल सी बात है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक स्मॉल जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू और नीचे मास दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ समझ गए होंगे आप।
स्केलर फॉर्म की बात करेंगे तो इसमें से और कुछ नहीं, बस वो हटा देना माइनस, ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या दे रखा है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन विद द थर्मल वेलोसिटी, यानी बहुत छोटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें एज़ कम्पेयर टू द थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। इसे नोट की तरह याद रखना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है बहुत बहुत कम है, कंपेयर करें अगर थर्मल वेलोसिटी से, जो कि 10⁵ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। लेकिन कैलकुलेट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है। मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी का जनरली काम तो होता है कि कोई भी चीज़ जब मूव करती है, लेकिन जब हम फिजिक्स की बात करते हैं और वो भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, एबिलिटी ऑफ द मोशन ऑफ चार्ज अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इन इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, मतलब कितना चार्ज मूव कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में। तो कैसे, किस चीज़ से डिनोट किया है इसे, म्यू से डिनोट किया, यानी वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये चीज़ समझो, वी डी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, याद भी रख सकते हैं इसे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें फिर वी डी की वैल्यू पुट कर दी इसमें से, ठीक है। पुट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड को तो कटेगी आपस में, तो सिंपली क्या बचेगा हमारे पास, एक मिनट वेट करिए, ऊपर का भी देख लेते हैं। देखिए कुछ नहीं है वैसे, ऊपर ई की वैल्यू पुट करवाई है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा गया 9.1 × 10⁻⁻31, फिर रिलैक्सेशन है, ये चीज़ तो खैर हमें पता ही है, मोबिलिटी निकाली गई है, E = τ/m जो है। तो हमारे पास बचा क्या, देखिए इसे ध्यान समझिए एक्सप्रेशन। देखिए इसमें किया क्या है कि हमारे पास पता है जो मोबिलिटी है वी डी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो वी इधर ले गए इसे, जो यहीं से एक्सप्रेशन आया है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद इन्होंने म्यू = वी डी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड फिर वापस से लिखा और डिफाइन कर दिया, जो हम पहले ही कर चुके हैं कि रेशो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या उभर के आती है कि म्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, म्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, यानी अगर मास जो है यानी किसी भी पार्टिकल का ज़्यादा होगा कि कम होगा, वो आप पे डिपेंड करता है क्या लेते हैं। मैं लेता हूँ पहले, अगर मास बहुत ज़्यादा है तो उसकी मोबिलिटी यानी मूव करने की क्षमता उतनी कम होगी। अगर मास कम है इट मीन्स वो लाइट पार्टिकल है, तो धीरे धीरे मूव कर सकता है। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है जो रिलेशन बताता है मोबिलिटी और मास के बीच में, ठीक है। तो लाइट पार्टिकल हैज़ अ लार्जर मोबिलिटी, हल्के, वो तो सिंपल सी बात है, हमें फिजिक्स भी ना पढ़े तो भी पता है कि जो हल्का पार्टिकल है वो अपने आप ही मूव करने लगेगा, फूंक भी मार दोगे, मोबिलिटी ज़्यादा होगी ना, क्योंकि वेट कम है उसका, यानी मास कम है ना। अब वेट और मास में तो डिफरेंस आपको पता ही होगा सब लोगों को, नहीं पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अच्छे से समझते हैं। देखिए फिर से एक हमें क्या कंडक्टर मानना है जिसकी लेंथ L है, पोटेंशियल डिफरेंस V इसमें फ़्लो कर रहा है और ये कुछ इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ये चीज़ आपको दिख रही होगी। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं कन्वेंशनल करंट के, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, जिस तरह हमारी डायरेक्शन है, मतलब बैटरी का करंट जिधर फ्लो हो रहा है, ये चीज़ समझ गए होंगे आप। देखिए अब हम जानते हैं कि वी नो दैट करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर I = Q/T होता है। फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये भी जानते हैं Q = NE होता है, Q = NE। थोड़ा ध्यान से समझना, स्मॉल n भी लिखा होता है कई जगह, लेकिन वो होते तो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ये तो याद रखना। तो मैं बड़ा n ले रहा हूँ विच इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके बाद समझिए कि टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो कैपिटल N से डिनोट करें मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन में, पर यूनिट वॉल्यूम यानी वॉल्यूम को मैंने V' से डिनोट किया है, विच इज़ इक्वल टू द N, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज़ N, ठीक है। आगे देखते हैं, जो अब एक्सप्रेशन लिखा है ये वाला, अब कैपिटल N निकाल लो, है ना। कैपिटल N मतलब इस वॉल्यूम जो V' लिया मैं इधर ले गया इसे, तो N = N स्मॉल n V', ठीक है। ये चीज़ समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ है
कि हमें पता है वॉल्यूम जो होता है एरिया इंटू लेंथ होता है। ये तो दुनिया जानती है, सभी जानते हैं कि एरिया इंटू लेंथ होता है, ठीक है। अब n इक्वल टू ए, आई मीन कैपिटल N इक्वल टू n इंटू ए एल, है ना। ये चीज़ समझ में आया। देखिए इसमें हुआ क्या है कि हमने ये एक्सप्रेशन को यूज़ किया, n इक्वल टू एन इंटू वी डैश, तो हमने वॉल्यूम लिया था। वॉल्यूम की वैल्यू क्या हुई, NaL, ये वाला L जो ये जो एक्सप्रेशन आया ना NaL, ये वॉल्यूम की वैल्यू है। ये वाली जो है ये AL जो लिखा है इसमें वो एरिया इंटू लेंथ है, जो कि वॉल्यूम होता है। ये चीज़ समझ गए होंगे आप। अब इससे पहले हमने ऊपर लिखा था Q इक्वल टू NE। अभी N वाली ये जो पुट है वैल्यू को जो है पुट कर दो इसमें Q इक्वल टू NE में, तो N की वैल्यू NaLe। ये चीज़ समझ गए होंगे आप कि N की वैल्यू क्या है हमारे पास, NaL, स्मॉल n और AL, तो यहाँ पुट कर दी इसमें, जो कि यहाँ आ रही है ये। उसके बाद E पहले से ही होता है Q इक्वल टू NE में, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। इसके बाद जो है, अब इसके बाद इस डेरिवेशन को ना देखते हुए हम अपनी तरफ से देखते हैं कि हमारे पास Q की वैल्यू तो इतनी आ गई, और वही चीज़ है वैसे नीचे वही लिखी है, आप वो भी देख सकते हैं। I इक्वल टू Q अपॉन T होता है, ये तो सभी जानते हैं। Q इक्वल टू हमने जो फाइंड किया यहाँ से NaLe अपॉन T, ये चीज़ समझ गए। इधर करूँगा अब इसके बाद Na अपॉन, अब हमें पता है T की जो वैल्यू होती है, स्मॉल t ले लो कैपिटल ले लो, डिस्टेंस पर स्पीड होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, ठीक है। अब t की वैल्यू किस तरीके से लेंगे, तो n, अभी ये वाला एक्सप्रेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। NaLe अपॉन t की वैल्यू क्या है L, और ये अपॉन Vd, यहाँ थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है। अब ये Vd चला जाएगा ऊपर, ठीक है। L से L तो कैंसिल आउट हो गया, अब Vd ऊपर चला गया। अब क्या क्या बचा देखिए, आप जब इसे कॉपी में करेंगे ना खुद से, देखिए मैं बताता हूँ, फिर से लिख लेता हूँ एक बार एक्सप्रेशन। I इक्वल टू Q अपॉन T था, Q इक्वल टू क्या था हमारे पास, NaLe था, ये तो था, और T की वैल्यू हमारे पास क्या थी, L अपॉन Vd, तो L नीचे रह गया और ऊपर Vd चला गया घूम के, ठीक है। तो इससे क्या आपस में कैंसिल आउट हुए L, तो बचा क्या, NaEVd, Vd इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक्सप्रेशन ये पता चल गया हमें, I इक्वल टू Na, जो मैंने बॉक्स किया उसे अच्छे से रट लो, दोबारा बॉक्स कर देता हूँ जो मैंने अभी बताया है। I इक्वल टू NaEVd, Vd इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये चीज़ समझ गए कि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ठीक है। यानी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, इट मीन्स उस कंडक्टर में उतना ही करंट जो ज़्यादा फ्लो होगा। ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया है, इस वाले एक्सप्रेशन में Vd की वैल्यू पुट कर दो। Vd अब हम जानते हैं, ऊपर प्रूव करके आए थे कि E इलेक्ट्रिक फील्ड रिलैक्सेशन टाइम अपॉन m, इसमें वैल्यू पुट कर दो तो कुछ इस तरीके से आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में भी, ठीक है। मोबिलिटी भी पढ़ लिया हमने, मोबिलिटी म्यू इक्वल टू Vd अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो Vd इक्वल टू इधर चला गया तो म्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है। उसके बाद I की वैल्यू पुट कर दो तो इसमें से ये एक्सप्रेशन भी समझ में आ जाएगा आपको। नहीं समझ में आया अभी भी, देखिए ऊपर से एक्सप्रेशन जो दे रखा है ना, इधर से देखिए यहाँ से इस एक्सप्रेशन, ये जो हमने एक्सप्रेशन दिया है ना अभी, I इक्वल टू NaEVd, Vd क्या होता है, NaEVd यानी म्यू और E भी होता है। तो हमें ये भी पता चल गया कि करंट और किस किस के बीच में, मोबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी हमें पता चल गया, सारे प्रूफ कर लिए, ठीक है। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, आप आसानी से कर सकते हैं। फिर भी ना समझ में आए एक बार कमेंट में ज़रूर लिखना अच्छे से, ठीक है। और लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। वैसे तो मुझे पता है कि सारे स्कूल्स में सब कुछ सिलेबस बहुत जल्दी जल्दी कवर कराते हैं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझाऊँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक मिनट यहाँ थे। तो ये चीज़ भी प्रूव हो गई, I इक्वल टू NaE म्यू ई अभी बताइए मैंने आपको, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम ड्राइव करेंगे ओम्स लॉ को इस एक्सप्रेशन से जो हमने
ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में निकाला था। ठीक है, कैसे करेंगे इसे, एक मिनट रुकिए। देखिए इस वाले एक्सप्रेशन से ये चीज़ जो है, ठीक है। अब वी डी की वैल्यू हमने ये चीज़ बताई थी, ये जो है वी डी इक्वल टू ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, वापस पुट कर दो इसमें वैल्यू, वी डी की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, पुट करने के बाद कुछ एक्सप्रेशन ऐसा आया होगा, ये चीज़ आएगी। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर दो, ई स्क्वायर बन जाएगा एन ई स्क्वायर ए इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एप्सिलॉन नॉट जैसी लगती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ही है ये, एप्सिलॉन नॉट कहीं नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, फिर यहाँ तक समझ में आया एक्स जो नंबर 1 है हमारा। उसके बाद देखते हैं रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। हमें पता है वी इक्वल टू ई एल होता है, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, ई इक्वल टू वी अपॉन एल। या आगे पोटेंशियोमीटर में भी एक्सप्रेशन यूज़ होगा, ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वी इज़ द वोल्टेज एंड एल इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो ई इक्वल टू वी अपॉन एल हो गया। अब यहाँ से हमने क्या पुट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस वाली इसमें पुट कर दी, इसमें इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, किसकी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई इक्वल टू वी अपॉन एल। इसमें पुट करने के बाद कुछ एक्सप्रेशन हमारा ये वाला आएगा, यानी यहाँ ये वाली चीज़ है ना, ई वी अपॉन एल, समझ गए, ई की वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या लिया कि इसमें जो है वी को नीचे ले गए, इस वाले वी को यहाँ नीचे ले गए, आई अपॉन वी। फिर इसको रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि हमें पता है आर इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। ये वाला जो है इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो वी अपॉन आई, यानी कुछ इस तरीके से जो लिखा हुआ ना ऐसा लिख दो, वी अपॉन आई एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए और टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम। इसको कांस्टेंट मान लो, कांस्टेंट यानी रेसिस्टेंस टर्म। तो आर मान लिया, आर इक्वल टू वी अपॉन आई हो गया, यहाँ से आर इक्वल टू वी अपॉन आई हो गया। यही तो होती है ओम्स लॉ, प्रूव हो गया, है ना। कोई इसमें कोई तोब नहीं थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, सिंपल सा था। इसको कांस्टेंट मान लो, ठीक है, आर की वैल्यू मान लो, आर इक्वल टू वी अपॉन आई हो गया, तो ओम्स लॉ हो गई। तो इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं ओम्स लॉ को। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, अब आप जानते हो ओम्स लॉ की ये सबको पता होगी, करंट डेंसिटी इक्वल टू ये जो है सिग्मा जो लग रहा है, ये कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कंडक्टिविटी इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें वी नीड टू प्रूव दिस फार्मूला, हमें इस चीज़ को प्रूव करना है, जो कि इसे क्या बोला जाता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, वो स्केलर फॉर्म थी जो पढ़ते हैं बार बार, वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर, ये वेक्टर फॉर्म है। देखिए किस तरीके से फिर से वही फार्मूला यूज़ करेंगे, हमें ये ड्राइव करना है, याद रखना, कभी इसी का यूज़ कर लो। आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, अच्छे से रट दो इस फार्मूले को, बहुत काम आएगा। वी डी इक्वल टू ये वाले फार्मूला भी रट दो, वापस से वैल्यू पुट करो जो पिछले करते आ रहे थे सेम। ठीक है, अभी भी सेम ही किया है, इतना एक्सप्रेशन तो हमने पहले भी किया था सेम, बस ई इक्वल टू वी अपॉन एल नहीं पुट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी ऐसी तो आई अपॉन ए ले लिया। अब आई अपॉन ए तो दुनिया जानती है कि करंट डेंसिटी होती है जे इक्वल टू आई अपॉन ए, है ना, ये चीज़ तो आ गई इससे। ठीक है, समझ गए ये चीज़। अब देखिए आगे किस तरीके से किया है, हम पिछले वाले एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे इसमें। कैसे, देखिए जे इक्वल टू इतना आ गया। अब इन्होंने क्या ले लिया है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इतना पोर्शन है, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बाहर निकाल रहा हूँ, ये वाले पोर्शन को, यानी कि इसको निकाल दो, यहाँ में जो मैंने डॉट बना रहा हूँ इसको निकाल दो इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो बचा क्या है, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, ये बचा है। ये क्या था हमारा, रेसिस्टेंस था ना उसमें जब ऊपर देख रहे थे। अब रेसिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस, समझ में आ रहा है ये चीज़। ठीक है, फिर इन्होंने जो ये वाला एक्सप्रेशन जो लिया है ना, रेसिस्टिविटी टर्म्स में लिया, एक मिनट रुकिए, इसमें लिखा नहीं जा रहा ढंग से, देखिए यहाँ से इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन जो बहुत अच्छे से किया हुआ है कि आर इक्वल टू ये तो रेसिस्टेंस हो गया, और हम ये भी जानते हैं आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है ना, ये चीज़ जानते हैं। फिर इन्होंने क्या, एक दूसरे को कंपेयर कर लो, इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को एक दूसरे के इक्वल रखा। ठीक है, फिर आपस में कैंसिल आउट होंगी, एल से एल कैंसिल आउट होगा, ए से ए कैंसिल आउट होगा, तो कुल मिलाकर रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब रो उल्टा क्या होता है, रेसिस्टिविटी का, हाँ इसका उल्टा बताओ क्या होता है जल्दी से, कंडक्टिविटी, है ना, ये चीज़ समझ में आ रही है। देखिए रेसिस्टिविटी की क्या होती है, जो उल्टा होता है वो कंडक्टिविटी होता है। तो 1 अपॉन रो क्या है हमारा, बेसिकली सिग्मा है, जो कि हमने
क्या लिया, रेसिस्टिविटी का उल्टा यानी कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी हमारी यहाँ पे होके प्रूव हो गई। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, नहीं आई है तो एक बार फिर से वीडियो देखना। देखो कुछ नहीं किया है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, एक दूसरे को ये चीज़ कंपेयर करिए, है ना। उसके बाद फिर ये आया हमारा जो कि रो क्या हमारी रेसिस्टिविटी है। अब रेसिस्टिविटी का उल्टा रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो वो क्या बन जाएगी, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो यही लिया इन्होंने, जो मैंने डॉट डॉट करके बताया था ना, वो 1/रो हो गया। 1/रो क्या होता है, सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी। तो ये चीज़ प्रूव हो गई होगी। फिर भी समझ में आए तो एक बार फिर से देखना, नहीं तो कॉपी में प्रैक्टिस करो, आसानी से समझ में आ जाएगी। आगे देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रूर याद रखना कि जब भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात आएगी तो एक ही लाइन में आपको रेसिस्टेंस लगे हुए दिख जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ पता है। और एक हमें वोल्टेज होगा, ऑफ कोर्स वो तो बैटरी होगी ही। तो V = V1 + V2 + V3, यानी इन सब के वोल्टेज V1 V2 V3 इन सब के हमने ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सब जो रेसिस्टेंस सीरीज़ के अंदर है, एक ही लाइन में लगे हुए हैं। उसके बाद क्या करना है, V = IR होता है, V1 V2 V3 को सबको एक साथ ऐड करो। ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाला एक्सप्रेशन सीरीज़ में क्या होता है, जब भी रेसिस्टेंस लगे होते हैं उन्हें सीधा सीधा सिंपल ऐड कर दो तो वो हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन निकल के आता है। बहुत आसान है, लेकिन न्यूमेरिकल्स इसके उतने ही मुश्किल बन जाते हैं, वही कराने हैं अभी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आर रिक्वायर्ड इज़ द रिजल्टेंट जो है R1 + R2 + R3। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, रेसिस्टेंस टू और मोर रेसिस्टेंस सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पे सेम है एंड करंट अलग अलग है हर किसी में, कुछ इस तरीके से। वैसे डायग्राम भी होगा, वैसे मैं आपको बता देता हूँ अभी कुछ इस तरीके से। ये रेसिस्टेंस है, थोड़ा अजीब से बन गए, इस तरीके से पैरेलल होते हैं। यहाँ पे होगा, ये रहा, देखो डायग्राम मिल गया आपको, ये चीज़। ठीक है, तो आई अगर यहाँ से फ्लो हो रहा है तो आई 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, I1 I2 I3, R1 R2 R3 रेसिस्टेंसेस हैं। ठीक है, तो वोल्टेज क्या है इसमें, वोल्टेज तो इसमें सेम ही रहेगा, करंट तीनों में अलग अलग हुआ है। तो हम जानते हैं ओम्स लॉ से I = V/R होता है, तो I1 = V/R1, V तो हर तीनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, अब ऐसे इस तरीके से इनको सबको ऐड कर दो, I1 + I2 + I3। ऐड करने पे क्या एक फॉर्मूला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये निकल के आता है, ये चीज़ ज़रूर याद रखना, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, एक फार्मूला निकल के आया पैरेलल के लिए, इसे अच्छे से याद रखना। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ देखो। खैर ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तीनों के तीनों पैरेलल में दे रखे हैं, तो 1/4 + 1/6 + 1/8 सीधा सीधा ऐड कर लो। ऐड करने के बाद जो भी इनका एलसीएम आए, वो एलसीएम आने के बाद देखो इन्होंने कर नहीं रखा है, वैसे आपको पता होगा। देखो कैसे करेंगे, 24 एलसीएम आ जाएगा इनका, तो 4 6 जा 6 4 जा 24 और 8 3 जा, तो ऐड करो इनको, 6 4 10 3 13, 13/24 है ना। तो ये 1/REQ आया रिक्वायर्ड। अब इसको उल्टा करेंगे क्योंकि R रिक्वायर्ड चाहिए ना, मैं ऐसा कुछ है ना, तो इसको उल्टा करने पर क्या आएगा, 24/13, यही तो था 24/13। ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे तो लगभग 1.8 के करीब ही आएगा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए हमारे होम अप्लायंसेस जो है सारे पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। अब आप 12th क्लास के बच्चे ये मत पूछना कि पैरेलल में क्यों कनेक्टेड होते हैं। अगर सीरीज़ में कनेक्ट होंगे और करंट हमारा सीरीज़ में फ़्लो करेगा हर किसी कमरे में, तो एक ही बार में सबकी लाइट चली जाएगी, अप्लायंसेस भी ख़राब हो सकते हैं। लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में सपोज़ मैं एक बनाता हूँ सर्किट, देखो करंट यहाँ से आया, सपोज़ ये वाली डिवाइस जो थी यहाँ ख़राब हो गई, तो इनमें तो करंट अभी भी फ़्लो करेगा ना, तो इसलिए पैरेलल में लगे होते हैं। हमारे घरों में जितने भी डिवाइसेस जो हैं, सब अप्लायंसेस जो हैं, सब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं हमारे मेन सर्किट बोर्ड से, या फिर मिनिएचर सर्किट बोर्ड जिसे बोलते हैं। ठीक है, एमसीबी जो रहता है। ठीक है, तो उसमें फिर अगर सीरीज में होंगे तो एक साथ ही, मान लो यहाँ पे इधर भी बल्ब लगा, इधर भी बल्ब लगा है। ठीक है, मान लो कि सीरीज में है, तो अगर ये गड़बड़ हुआ तो सारे का सारा कनेक्शन ही लॉस हो जाएगा, करंट कहीं भी फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, देखिए आप अच्छे से न्यूमेरिकल समझिए, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस डायग्राम में आपको क्या बताना है, वैल्यू ऑफ करंट। अब वैल्यू ऑफ करंट सबको पता है, = V/R होता है। V तो हमारे पास 2 वोल्ट दे रखा है। बात आती है रेसिस्टेंस की, रेसिस्टेंस किस तरीके से इसे करेंगे, देखिए कैसे ब्रेक कर सकते हैं, खुद इमेजिन करो इसे। देखिए कैसे करेंगे इसे। यहाँ जो 2 आर्म दे रखे हैं हमें, इन आर्म को क्या करना है, आप खोल दो इन्हें, जिस जिस तरीके से मैंने ट्रायंगल से बनाया ना, इनको ओपन कर दो।
ओपन करने पे क्या होगा, जब ये ए पॉइंट है ये ऐसे हो जाएगा कुछ, ये स्ट्रेट, ये तो 30 है यहाँ पे, और ये इसको ए सी को मैं इधर ले जाता हूँ तो एक और बन जाएगी इधर ए सी, है ना। तो ये भी 30 है जो कि ये वाला है, और ये भी 30 है, तो ये दोनों तो हमारे क्या हो गए सीरीज में, यानी 30 और 30 60 हो गए। अब 60 बचा और फिर ये वाला रेजिस्टेंस बचा, इनको पैरेलल में ले लो, ये पैरेलल हो गए, ठीक है, क्लियरली अंडरस्टूड है। ये पैरेलल में ले लोगे तो सॉल्व कर लो 30 का, किस तरीके से 1/30 प्लस 1/60, तो क्या एलसीएम आएगा इसका 60 एलसीएम, तो 2 + 1, ये तो ऐड करना ही आता होगा, यानी 60/3, तो 3 2 6, 20 ओम इसका टोटल रेसिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पर जैसा निकाल रखा है ना, ये 20 आ गया। अब I = V/R है, वोल्टेज 2 दे रखा था आई थिंक, हाँ 2 ही था और 20 था, तो ये 10 आ गया। 1/10 हमारा करंट आ गया, यानी 0.1 एम्पियर, जैसा आपको दिख रहा है इसमें, ठीक है। अब एक और अच्छा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, पहले इसे देखिए एक बार किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है, सॉल्व नहीं किया हुआ जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से इमेजिन करिए इसे कि 20 और ये वाला 20, ये तो दोनों क्या दे रखे हैं सीरीज में, तो ये तो 40 हो गया, है ना। 20 और 20 40 सीरीज में है रेसिस्टेंसेस। अब 40 और ये वाला 40, ये क्या है एक दूसरे के, ये 40 इधर आ जाएगा, देखो ये 20 और 20 जुड़ जाएंगे तो ये 40 बन जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और एक रेसिस्टेंस ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में यानी 40, यानी 1/40 प्लस 1/40, ठीक है। एक बार दोबारा लिख देता हूँ, ये वाले तो 40 हो गए, ये दोनों 40 और 40, यानी वो पैरेलल में हो गए 1/40 प्लस 1/40, ये क्या होगा 2/40, है ना, और 2/40 यानी 40/2, यानी 20 ओम। तो इस कॉम्बिनेशन से हमें मिला है पूरा, इस ट्रायंगल से, आप ट्रायंगल को भी देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में से ये दोनों क्या थे, फिर से बताता हूँ, इस पूरे ट्रायंगल में से ये दोनों तो थे हमारे सीरीज में, तो 40 हो गया, और फिर जो 40 जो आया, 40 और 40 एक दूसरे के पैरेलल में, तो इस कॉम्बिनेशन से हमें 20 ओम मिला है, ठीक है। अब ये देखिए, ये चीज़, ये वाला रेसिस्टेंस और ये वाला रेसिस्टेंस और ये वाला रेसिस्टेंस, ये क्या है, सब सीरीज़ में है। इस पॉइंट को लेके इस पॉइंट से खोल दो, इन्हें खोलोगे तो 20 + 10 30, 40 और ये 60, यानी 60 और ये बचा हुआ 20, ये एक दूसरे के क्या है हमारे पैरेलल में, यानी 1/20 प्लस 1/60। ये चीज़ समझ में आई भाई। 20 तो 20 ओम तो इस वाले ट्रायंगल से आया हमारे पास टोटल रेसिस्टेंस, फिर ये वाला और ये वाला रेसिस्टेंस और ये वाला रेसिस्टेंस, ये सब सीरीज में तो एक साथ ऐड कर दिया, तो 20 10 10 10 20 60 आ गया, ठीक है। तो अब क्या बचे, अब ये वाला 20 और इन सीरीज़ का 60, ये होते एक दूसरे के पैरेलल में, तो 1/20 प्लस 1/60, ठीक है। तो इसे सॉल्व करो, 1/20 प्लस 1/60 सॉल्व आसानी से कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। कैसे, मैं लेके बता देता हूँ, 1/20 प्लस 1/60, तो इसमें क्या एलसीएम हो जाएगा, 60 एलसीएम ले लिया, 20 दिया 60 प्लस 1 यानी 60/4, है ना, 60/4 तो होगा, 3 + 1 4 और 15 चौके 60, या 15 4 जो 60। तो ये चीज़ समझ में आया कि किस तरीके से है। आखिरी न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, अच्छे से समझ जाना। ये वाला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि ट्रायंगल में भी हम जान सकते हैं कि कौन कौन सी दो चीज़ें हमारे पास पैरेलल में है और कौन सी दो चीज़ें हमारे पास सीरीज़ में है। ये रेसिस्टेंस देखिए, इसमें पूछा फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है। देखिए इसमें क्या करेंगे, सिर्फ इतना पोर्शन देखिए, ये जो पोर्शन है इसमें क्या किया है कि इस वाली लाइन को यहाँ जोड़ दो इसे, भाई बात तो वही है, इस वाले पॉइंट तक जा रही थी, हमने इस वाले पॉइंट तक ले दी, कुछ इस तरीके से बनेगा आर आर आर। दोबारा समझा देता हूँ कि ये तो आर हमें अलग ही ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला तो अब बचा हुआ जो है, अब ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, यानी कि एक पॉइंट यहाँ नोड आ रहा है, नोड से फिर एक और रेसिस्टेंस आ रहा है, फिर नोड के सामने भी एक रेसिस्टेंस है, फिर नोड के नीचे भी एक रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गए हमारे पैरेलल में हो गए, और ये जो आएगा उसे सीरीज़ में ले लेना, तो आंसर आ जाएगा कैसे, ये वाला R/3 + R, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा 4R/3। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास जो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपको समझ नहीं आएगा काफ़ी कुछ, जितना भी समझा है उसे 1-2 बार वीडियो को रिपीट करिए, देखिए, और लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लेना ताकि वीडियो आए तो सबसे पहले आपको दिखे, यदि दिखे, ठीक है। और अच्छे से प्रैक्टिस करो अपने एग्ज़ाम्स की,
30% सिलेबस ज़रूर रिड्यूस हुआ है, लेकिन पढ़ना तो फिर भी है। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इट मीन्स इसका अगला पार्ट जो होगा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और इसी तरीके से अच्छे से समझाऊंगा। न्यूमेरिकल्स भी होंगे उसमें, याद रखना। अगले जो पार्ट है उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, पोटेंशियोमीटर होगा, और जो भी किरचॉफ लॉ है, किरचॉफ लॉ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, याद रहे ये चीज़, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं उनको बहुत अच्छे से समझाऊंगा किस तरीके से साइन कन्वेंशन है। अगर अभी भी आपको स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं वो अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है, अच्छे से। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन या रात जो भी आप जब भी वीडियो देख रहे हो, आपका दिन शुभ हो, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।